हाजरा मसरूर। मोहब्बत और यह कहानी हाजरा मसरूर द्वारा लिखी गई है। यह पाकिस्तानी उर्दू लेखिका थी जिन्होंने अपनी लघु कथाओं के साथ खुद को स्थापित किया। उन्होंने बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था। मोहब्बत और एक कहानी हाजरा मसरूर। कृष्ण किरण की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपका यह सहयोग अमूल्य है। कहानी आगे। बाहर खूब जोर शोर से आंधी चल रही थी। लैंप की मध्यम सी रोशनी में कमरा खौफनाक मालूम हो रहा था। माँ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बंद दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक पलटकर लैंप की बत्ती ऊंची कर दी। मेरी बच्ची, मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। तुम इस तरह न सोचो, मैं फिर कहती हूँ। हाय, मुझ जन्मजली के मुंह से अपनी बातें क्यों निकल गईं? माँ ने गिड़गिड़ा कर कहा। उसकी आंखों में जवानी की चमक के साथ एक बार फिर आंसू उमड़ आए। वो शाम से ही अपनी बेटी के पास बैठी हुई थी कि अचानक उसने दुखों की लंबी दास्तान छेड़ दी थी। और अब 8 बजने वाले थे। इस दास्तान का उरूज 8 बजे होने वाला था, क्योंकि वो ठीक उसी वक्त उसकी बेटी से मिलने आने वाला था। लड़की अभी तक बर्फ की सिल की तरह मूंझ बैठी थी, मगर जैसे कतरा कतरा करके पिघल रही थी। लैंप की सोनी रोशनी में उसे अपनी माँ का चेहरा खूबसूरत और जवान लग रहा था। दहाने के गिर्द गहरी होती हुई कौसें और कनपटियों पर झुर्रियों के महीन जाल गायब से थे। किशमिशी रंगत के पपोटों तले कपक पाते हुए आंसू और खुश्क हों। उसे अपनी माँ एक खूबसूरत नन्हे की मौत पर लिखे हुए मरसिए की तरह नजर आ रही थी। मेरी बच्ची, मैं कहती हूं, मैं जिंदा ही क्यों रही, मैं पैदा होते ही क्यों न मर गई, जो आज अपनी औलाद की खुशियों पर सांप की तरह कुंडली मार कर बैठी हूं। माँ बैन करते हुए आवाज से रोने लगी। और फिर गरीब की पुलिस चौकी पर 8 का गजर सुनकर पागलों की तरह भागकर कमरे से निकल गई। हिना, पता नहीं मुझे आप कितना पत्थर समझती है। मैं अंधी हो गई थी, आपने मुझे आंखें दी, मैं आप पर से कुर्बान। अम्मी, सुनिए तो सही। लड़की की मजबूत आवाज चीखती गुर्राती आंधी में जर्रा जर्रा होकर बिखर गई, लेकिन माँ वापस न आई। लड़की ने जैसे एक दम थक कर आंखें मूंद ली। आंधी बदस्तूर गुर्रा रही थी। बंद खिड़कियों पर नन्हे नन्हे कंकर बज रहे थे और खुला हुआ दरवाजा भी धड़ से बंद हो जाता और कभी अचानक खुलकर खाक, धूल और सूखते पत्तों का एक रेला अंदर बुला लेता। लड़की में हिलने तक की सकत नहीं थी, लेकिन उसे अपना रोआन रोआन हिस्सास और बेदार मालूम हो रहा था। उसे अपने तमतमाते हुए चेहरे पर खाक के जर्रात तक का लम्स महसूस हो रहा था। ठंडे सौंधे चमकते हुए जर्रात उसके जवान चेहरे को वहशियाना अंदाज से छूते और फिर बेजान होकर जिल्द पर गिर जाते। पता नहीं कैसे तस्वुरात की कड़ियां झनझना कर मिलती ही चली गईं। तमतमाया हुआ चेहरा नाजुक सी मोमबत्ती बन गया और खाक के बेवक्त जर्रे जीते जागते पतिंगे। आंधी का जोश ओखरोश बढ़ता ही गया और बिजली थी कि फटी पड़ती। अब शायद ही वो उस वक्त घर से निकल सके। आंधी भी तो गजब की है, लड़की ने अफ्यूनियों की तरह बेदिली से सोचा और फिर खुद को आंधी के तिलिस्म में खो दिया। उसे आंधियों में चलती हुई तेज हवाओं से इश्क भी तो था। वो हमेशा ऐसे गूंजते गरजते बोलते गाते मौसम में बहक कर सोचा करती, बस ऐसे ही सुहाने समय मेरी जिंदगी में कोई बड़ी खूबसूरत, कोई बड़ी गैर मामूली बात होगी। और उस वक्त एक गैर मामूली बात हो गई। तेजी से बंद होते हुए दरवाजे के पट बीच ही में ठहर गए और वो जोर करते हुए पट्टों के दरमियान तना हुआ खड़ा था। गुलाबी सा चेहरा और धूल से अटे हुए बाल। आंधी, तूफान, जंगल, मंदिर, मौत और जिंदगी, मैं अपने रास्ते की हर रुकावट को ठुकराता तेरी आवाज की बाजगश्त बनकर तुझ तक पहुंचूंगा। एक भूली बिसरी नज्म के चंद मिसरे लड़की की याददाश्त से उभर कर कमरे की फिजा पर छा गए। लड़की ने जल्दी से अपने चेहरे पर
निसार होकर मरने वाले हाक के जर्रों को रगड़ कर आंचल में दफन कर लिया, लेकिन फजूल ही तो। जरा देर पहले उसने अपनी मां से वादा किया था कि वो अपने चेहरे पर लड़के की नजर भी न पड़ने देगी। लड़की के दांतों तले रेत सी आ गई। लड़के ने अपनी पीठ किवारों से लगायल गाए हाथ ऊंचा करके दरवाजे की चटहनी चढ़ा दी और उसका चौड़ा तंदुरुस्त सीना इस अदा से और भी जाजिब मालूम होने लगा लड़की के सीने पर, जैसे किसी ने उंगली रख दी। वो तेजी से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई। आंधी भपर भपर कर दरवाजा खटखटाने लगी। कमरे में हाक के जर्रे नाच रहे थे। लैंप की बत्ती बस यूं ही लरज रही थी। मैं आ गया, लड़के ने सियाह रों से भरा हुआ मजबूत हाथ लड़की के कंधे पर रख दिया। भारी आवाज, इतनी नर्म, इतनी गुदाज और इतनी धीमी भी हो सकती है। लड़की से जैसे किसी और ने पूछा, और ये भी तो पूछा कि क्या तू ये हाथ सचमुच झटक सकती है? चुप रहो भाई, लड़की ने खुद को डपट दिया। अरे क्या हुआ भाई? लड़का घबरा कर हकलाने लगा। लड़की घूमकर तेजी से कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में जरा देर को गैर मुतवक्के सी खामोशी छा गई। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं महसूस करती, इसलिए तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, समझे? लड़की ने पूरे सुकून से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं लड़के की जबान ऐंठ गई। वो कांप रहा था। मैं कह चुकी, अब तुम जाओ, लड़की ने मजबूत आवाज में फिर कहा, और मुंह फेर कर लैंप की तरफ देखने लगी, जिसकी बत्ती किसी खराबी के बायस मोहम तरीके पर लरज रही थी। कहानी सुनना एक अच्छी आदत है और आपकी रुचि में बहुत ही गहराई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कहानी कैसी लगी जरूर लिखें। तो आगे बढ़ते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हें मेरे खिलाफ किसी ने भड़काया है? बताओ, आखिर बात क्या है? मेरा दिमाग फट जाएगा। तुमसे छुटकर मैं अपनी जान दे दूंगा। अगर ऐसी ही बात है तो मैं एक लम्हा जिंदा नहीं रह सकता। लड़के ने बेकरार होकर घुटने टेक दिए और अपना सर लड़की की गोद में डाल दिया। अचानक वो बच्चों की तरह सिसकने लगा। मैं कह चुकी भाई। वो बेजारी से उठकर दीवार की धुंधली सफ़ेदी में कोई निहायत अहम तहरीर पढ़ने की कोशिश करने लगी, और ये इन्हिमाक उस वक्त तक रहा जब तक कि आंधी के एक भीगे हुए झोंके ने उसे दीवार की तरफ एक पींग सा न दे दिया। खुले दरवाजे के पट कभी धड़ाके से खुल जाते और कभी पुरस्कार तरीके पर बंद हो जाते। वो चला गया, वो मुझे छोड़कर चला गया। लड़की होंठों के जाविये बिगाड़ कर मनमनाई ठोड़ी सिमट गई। जिस्म कपक पाया और वो ठंडी ठंडी मुट्ठियों से अपनी आंखें मिलने लगी। गर्म गर्म आंसुओं से उंगलियां तर हो गईं। तब वो एक हल्की सी आवाज में रोने लगी। तेज हवाओं के साथ पानी की मोटी मोटी बूंदें दरवाजे के अंदर पुख्ता फर्श पर बज रही थी। लड़की का कलेजा कटा जा रहा था और वो बस रोए चली जा रही थी। ऐसे खूबसूरत पुरशोर रोमांटिक मौसम में ये कुछ भी होना था। इस ख्याल से उसके सब्र ओ ज़ब्त का बूंद पारा पारा हुआ जा रहा था। एक ऐसे ही पुरशोर मौसम और सुरमगी शाम को लड़की ने लड़के की तरफ पहली बार गौर से देखा था। लड़का अपनी बालकनी की जाली पर झुका हुआ पीतल की लुटिया से चुल्लू पानी की कुल्लियां किए जा रहा था और रह रह कर मूंद धोए जा रहा था, और इतनी गूंज गरज से खंकार और थूक रहा था कि वो अपने कमरे की खुली खिड़की पर झूमते हुए बूंदों के सहरे में से झांक कर उसे देखने लगी। कैसा अहमकपूर आदमी है भला, ऐसे प्यारे ठंडे समय में बालकनी में खड़े होकर बारिश का तमाशा देखने के बजाय कोई ये हरकत करता है। और वो अपने नन्हे भाई को गोद में उठाकर हंसी तो नन्हा भी तालियां बजा बजा कर लड़के की नकल करने लगा। लड़के ने उठा हुआ चुल्लू गिरा दिया और दो हंसते हुए चेहरे देखकर बौखलाया हुआ अंदर भाग गया। लड़की को उसके भाग जाने से मौसम कुछ सूना सा लगने लगा, मगर नहीं। इस हल्के से वाक़ये के बाद मुतमिन और आसूदा हाल भोला नौजवान उससे भागकर न जा सका। भला ऐसे गर्म मुल्क में, ऐसे भीगे भीगे खुनुक मौसम में
मिली हुई नज़रों को दिल के पार होने में देर ही क्या लगती है। लड़का शर्मीला और कनवारा था और अपने ऊंचे अफसर किस्म के चचा की वजह से एक बड़ी मुलाजमत का उम्मीदवार लड़की 9 उम्र थी और घर का माहौल उदास। उसने मारा मारी में बीए करना चाहा मगर फेल हो गई और अब एक सरे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और स्कूल को तरक्की करते देखकर हमेशा इस डर से कांपती रहती कि देखो कब निकाली जाऊं। लड़की के अब्बा ने नन्हे मियाँ की पैदाइश से पहले ही उसकी माँ को तलाक देकर एक मोटी सी बेवा औरत से शादी रचा ली थी और अब एक बहुत मामूली सी रकम अपने बच्चों के गुजारे के लिए हर माह भिजवा देते, जिसे लड़की के छोटे बेकार मामू अपने पास रखते और हर इतवार को सिनेमा से आकर सबको फजूल खर्ची के खिलाफ लेक्चर दिया करते और सारी मुसीबत का जिम्मेदार बच्चों की बदकिस्मती को करार देते। लड़की के भाई बहन जब स्कूल चले जाते और जब वो अपने मोहल्ले के सरे से प्राइवेट स्कूल पहुंचने के लिए बुरके की डोरियां कसने लगती तो वो देखती कि माँ बावर्चीखाने से उठकर तख्त पर रखी हुई सिलाई की मशीन पर जा बैठती और दिन भर शहर के दर्जियों के तवस्सुत से आए हुए कपड़े सीती रहती और रह कर हों भींचकर जमीन पर थूक देती और शाम को जब वो स्कूल से भेजा पच्ची करके घर आती तो माँ सिलाई की मशीन से उठकर बावर्चीखाने में पहुंच जाती। ये सारे हालात, ये इतने बहुत से दुख लड़की को जैसे जन्म के लिए चिलचिलाती धूप में खड़ा रखते और उसे हर वक्त अपने गले पर एक गिरफ्त सी और आंखों में नमी सी महसूस होती रहती। मगर जब यकसा से आम दिनों से अलग किसी दिन सूरज न दिखता और रात सितारों का गुबार न फैलता, तेज तेज हवाएं चलती या आसमान से जमीन तक नमी ही नमी फैल जाती, बूंदियां गाती, किवार बजते और दिन सुरमगी होता या रात घोर अंधेरी गूंजती गरजती हुई तो वो जैसे अपने गले की गिरफ्त को झटक कर एक लंबी सांस ले सकती। उसकी मुट्ठियां कस जाती और जलते हुए चेहरे पर तेज और ठंडी फुवार इतनी अच्छी लगती कि बस वो ख्वाबों की झीलों पर कनवल की तरह खुलकर अंगड़ाइयां लेती। वो पहाड़ों पर हिरनियों की तरह कूदती उनकी चोटियों तक पहुंच जाती। जहां 12 माह बर्फ जमी रहती वो घने जंगलों में जाकर गुम हो जाती। जहां ऊंचे ऊंचे दरख्तों की झुकी झुकी शाहों तले ठिठक कर कुछ मज़े की बातें सोचने लगती। वो दार्जिलिंग पहुंच जाती जहां चाय के ढलवान बागों को, जरदरू आसामी लड़कियों को और बाजारों में पड़े हुए अनन्नासों के ढेरों को बादल इतरातर कर छूते और राहियों के साथ साथ बेतकल्लुफ दोस्तों की तरह चलते। और वो जुग्राफिया की लगाई बुझाई से मुतासिर होकर अपनी जिंदगी की सबसे पुरानी आरजू के मुताबिक चेरापूंजी भी पहुंच जाती, जहां की खाक में बादल दुनिया के सारे बादलों से ज्यादा पानी टपकाते रहते, जहां ये बादल बांस की झोंपड़ियों में घुसकर धुंध मचा देते। हाथ को हाथ न सूझता और फिर कोई मजबूत सा हाथ बढ़कर उसकी भींची हुई मुट्ठियां खोल देता और वो ख्वाब ही ख्वाब में यूं महसूस करती जैसे उसका वजूद फैल रहा है और बह रहा है। लेकिन आज तो जैसे लड़की का सारा वजूद हमेशा के लिए सिमट सिकुड़ कर मैदानों में पड़ी हुई एक छोटी सी तन्हा चट्टान में तब्दील हो गया था और अब वो इस हादिसे पर सिसक कर बच्चों की तरह रो रही थी और उसका ख्वाबों भरा मौसम अपने शबाब पर था। आज शाम ही की तो बात है कि लड़की के छोटे भाई के हाथ लड़के ने किताब में एक पर्चा रखकर भिजवाया। उसमें लिखा था, अब हमें हमेशा इकट्ठे रहने के मुतल्लिक सोचना है। आज पीसीएस का नतीजा आ गया है। मैं कामयाब हूँ। मैं आज 8 बजे तुमसे और तुम्हारी अम्मी से मिलने आऊँगा। लड़की स्कूल से आकर गुस्लखाने में गुनगुना कर नहा रही थी। छोटे भाई ने घर में आकर आपा आपा का शोर मचा दिया और जब आपा नजर न आई तो लड़के की दी हुई किताब एक तरफ डालकर अम्मा की मशीन में उंगल बेद करने लगा। और जब काफी देर बाद लड़की गुस्लखाने से सीप की तरह निखरी सुथरी बालों से पानी टपकाती निकली तो माँ ने सिलाई की मशीन से उठकर किताब और पर्चा अलग अलग उसे पकड़ा दिया। लड़की पर्चा पढ़ती रही और उसके भूरे बालों से टपकता हुआ पानी नीली तहरीर को कागज पर फैलाता रहा। माँ सुकून से सिलाई करती रही और बेटी उस नन्ही सी तहरीर को पढ़ ही न सकती थी और तांबे की तरह तपते हुए आसमान पर रेंगते हुए सफ़ेद सफ़ेद बादल कभी डूबते सूरज से दस्त ओगिरेबान हो जाते, कभी शुआओं के धक्के खाकर उफुक से भी परे लाल लाल होकर धंस जाते। छोटी सी अंगनाई की दीवार पर उचकते हुए कव्वे के परों पर कभी सोने की चमक फिर जाती और कभी काजल से भी गहरी स्याही। और जब लड़की अपने कमरे में पहुंचकर पलंग पर
चुपचाप पांव लटकाए बैठी तो माँ को अपनी तरफ आता देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। लंबी लंबी उंगलियां गदगदी हथेली में पेवस्त हो गईं। लड़की का जी चाहा कि रुखस्त होती हुई दुल्हनों की तरह वो भी माँ के पहलू में मुंह छुपाकर हौले हौले रोने लगे। माँ नाराज भी तो नजर न आती थी, आखिर उसने इतनी अच्छी माँ को ये बात खुद ही क्यों न बता दी। माँ ने लड़की के करीब बैठकर उसे कंधे से लगा लिया और लड़की सुर्ख पड़कर रोने लगी थी। वो सामने वाले घर का लड़का है ना? माँ ने पूछा था। लड़की ने झिझकते हुए इस बात में गर्दन हिला दी। मैंने उसे कई बार देखा है, बहुत प्यारा लड़का मालूम होता है, तुम रो मत। इसमें रोने की क्या बात है? सारी लड़कियां एक दिन माँ को छोड़कर चली जाती हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, बेटी तो पराया माल है। इतना कहकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो होंठ भींचकर कांपती हुई उंगलियों से आंसू पोंछने लगी, जिनकी पोरे सुई की नोक ने उधेड़ कर रख दी थी। अम्मी, अब आप क्यों रो रही हैं? लड़की ने पूछा। मैं तो यूं ही रो रही हूँ, आंखों को आंसू बहाने की आदत जो है, मैं तो बहुत खुश हूँ। इतना कहकर माँ और भी फूट पड़ी। उसका छरेरा जिस्म सिसकियों से लर्ज गया। सब मर्द तुम्हारे अब्बा जैसे थोड़ी होते होंगे, वो लड़का तो बहुत मासूम मालूम होता है। वो तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारा दिल नहीं दुखने देगा। मैं तो ये सोचकर फूले नहीं समाती, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, तुम्हें हर किस्म का सुख देगा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। माँ ने रुक रुक कर ये सब कहा और फिर हल्की हल्की आवाज से रोने लगी। अम्मी, जब आप खुश हैं तो फिर रो क्यों रही हैं? लड़की ने हद दर्जा परेशान होकर माँ से पूछा था, और माँ के कुछ नहीं पर मिस्र रहने के बावजूद वो माँ से लिपटी रही और उसके रोने की वजह से पूछती रही। और आखिर बड़ी देर बाद माँ ने अंधेरे होते हुए कमरे में एक हनूतशुदा लाश की तरह बैठकर अपने दुखों की लंबी गंभीर दास्तान छेड़ दी। धुंधलके में लिपटे हुए कमरे में उसकी कांपती हुई आवाज बड़ी पुरसोज और गहरी मालूम हो रही थी। उसने अपनी 9 उम्र बेटी को बताया कि वो पैदा ही बदनसीब हुई थी। उसकी माँ उसे जन्म देते मर गई और उसने बाप की सख्तियों और सौतेली माँ की नफरतों के साए में 12-13 साल पूरे किए। अभी उसे मर्द के मुतल्लिक सोचना भी न आया कि वो एक 28 साल के मर्द से ब्याह दी गई। वो 28 साल का मर्द जिसने इतनी उम्र औरत को सिर्फ कनखियों से देखा था। उसका शौहर तन्हाइयों में एक खुदगर्ज वहशी के रूप में नजर आता। सास नंद उसे कम जहेज लाने के ताने उठते बैठते देती और ये जलवते ये खलवतें आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल ओ दिमाग पर एक कनकशूरे की तरह अपने बेशुमार पांव डुबोती ही चली गईं और बच्चों पर बच्चे होते चले गए। माँ ने ठंडी ठंडी सांसों के दरमियान ये सारी बातें बड़ी दर्दनाक तफसील से बताए और फिर मुजरिमों की तरह आंखें झुकाकर बेटी से एक एतिराफ किया। मुझे ये नफरतों और हकारतों की पैदावार गंदे कीड़ों की तरह नालियों में बहा देना चाहिए थी, मगर मैं ऐसा न कर सकी। मैंने हर तरफ से महरूम होकर अपने बच्चों से मोहब्बत की और सिर्फ उनकी खातिर सब कुछ सहा, लेकिन इतनी आजिजी सब्र ओ शुक्र के बावजूद तुम्हारा बाप मुझसे दामन छुड़ाकर भाग गया। खामोश बैठे बैठे लड़की का जी चाहा कि वो अपने बाप की गर्दन मरोड़ डाले। उसे अपना महबूब भी अपने बाप की सौत में नजर आने लगा था और माँ बोलती गई थी, लेकिन इतनी तवील अजियतनाक जिंदगी गुजारने के बाद मुझे तुम्हारे बाप की यादगार में 5 बच्चे और 100 रुपये माहवार की रकम मिलती है। 100 रुपये। माँ ने अपनी उधरी हुई उंगलियां अपने रुखसारों पर फेरे और आंखें फैलाकर कहा, अब यही रकम मिलेगी, इसमें तुम्हारे मामू सिनेमा देखेंगे। इतने ही पैसों से 5 पेटों की आग बुझेगी और इसी से तुम्हारे तीनों भाइयों और तुम्हारी बहन के मुस्तकबिल के सारे घिरौंदों के लिए ईंट गारा मुहैया किया जाएगा। ये सारी बातें माँ ने उसी तरह बताईं थीं जैसे कोई करीबुल मर्ग अपनी औलाद को अपने पोशीदा खजानों का पता दे रहा हो। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे, फटी फटी आंखों, खुश्क होंठों और उधरी हुई उंगलियों समेत वो अंधेरे होते हुए कमरे में एक आसेब की तरह नजर आ रही थी। और इस वक्त लड़की ने पलंग से उठकर लैंप जलाते हुए बड़े अज़्म से कहा था,
मुझे मुआफ कर दो अम्मी, मैं सब देखते हुए भी कुछ नहीं समझी थी। मैं अब उम्र भर शादी नहीं करूंगी। मुझे मर्द जात से नफरत हो गई। अम्मा एकदम घबरा कर चीखने लगी। नहीं नहीं, पागल न बनो, लेकिन वो कहती रही। मैं अपनी इतनी बेकस, इतनी दुखी अम्मी से जुदा होकर कहीं नहीं जा सकती। मैं अपने भाइयों और बहन के लिए सब कुछ करूंगी। मैं अब तक झूठे ख्वाब देखती रही। मैं ऐसे ख्वाबों पर थूक दूंगी। और अभी जरा देर पहले जब रसीले ख्वाबों से लदी हुई जन्नाटेदार हवाएं उसके कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी, तो उसने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा ख्वाबनाक हकीकत पर सचमुच थूक दिया, एक ठोकर मार दी। और वो भूला सा लड़का दिलशिकस्ता होकर एकदम चला गया। गूंजते हुए अंधेरे के सारे ख्वाब दर्दनाक चीखें मारते उससे दूर भाग गए, और उसकी मोहब्बत, जो जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी, एक भयानक ख्वाब बन गई। और अब वो उस शेही खोर बच्ची की तरह रो रही थी जिसने अपनी गुड़िया को उधेड़कर उसकी रुई बिखेर दी हो। पानी उसी धड़ाके से बरस रहा है, और अब शायद वो मेरी जिंदगी में कभी वापस न आएगा। लड़की ने अपनी भीगी हुई मुट्ठियां गालों से लगाकर कमरे से बाहर अंधेरे में। झमाझम बरसता पानी आंगन के पुख्ता फर्श पर कैसे चटाचट बज रहा है। साथ के कमरे में तीनों भाई बेफिक्री से बहन के साथ शोर मचा रहे हैं। छोटा भाई मिस्र है कि सबको मिलकर कोई अच्छा सा गीत गाना चाहिए। मामू शायद अभी तक घर नहीं पहुंचे, वरना वो बच्चों को इस तरह खुश होने पर जरूर डांटते। मशीन की आवाज़ नहीं आ रही। अम्मी शायद बावर्चीखाने में चूल्हे के पास पीढ़ी पर बैठी कुछ सोच रही होंगी। वो हर वक्त कुछ सोचती रहती हैं, कहीं वो रो न रही हों। मैं उन्हें रोने नहीं दूंगी। ख़यालात दबे कदमों उसके दिमाग में घुसने लगे। और मैं जो रो रही हूँ वो खुद अपनी सोच के बीच में अकड़ कर खड़ी हो गई। तो रो, मना कौन करता है? हालात ने एक ठंडी सांस भरकर उससे कहा। और जो वो मर गया तो फिर? लड़की ने बिसूर कर सोचा। वो मेरा आखिरी जवाब सुनकर चुपचाप चला गया। वो कहता था कि मेरे बगैर मर जाएगा। उसे मुझसे मोहब्बत थी, वो मुझसे मायूस होकर मर जाएगा। सब मर्द अब्बा जैसे थोड़ी हो सकते हैं। लड़की का कलेजा जैसे फटने लगा और वो तकिया नोच नोच कर अपनी सिसकियां जब्त करने लगी। वो बार बार कर्ब से अपने पांव बिस्तर पर रगड़ रही थी। अचानक बिजली जोर से चमकी और फिर देर तक कड़ाके की आवाज़ सुनाई देती रही। लड़की के कान में जैसे कोई फुंकारा। हो सकता है तेरे ठुकराए हुए ने उसी वक्त तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी हो या कुछ खा लिया हो। बड़ी बूढ़ियां कहती हैं कि जब इतनी जोर से बिजली कड़के तो समझो कहीं गिरी जरूर है। और बिजली इस धरती पर जब ही गिरती है जब किसी मजलूम की आह अर्श को हिला दे। लड़की फड़फड़ा कर खिड़की की तरफ भागी और अपने नामुराद आशिक के घर की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, जहां हर कमरे में रोशनी थी। अरे, इस घर के सारे लोग अब तक जाग क्यों रहे हैं? हो सकता है सब उसे बचाने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है सब अभी खून और पानी में भीगी हुई लाश गली से उठाकर अंदर ले गए हों। हो सकता है उसने कोई तेज जहर पीकर अभी अभी कलेजे के टुकड़े उगलकर आंखें बंद की हों। हो सकता है ऐसा ही हुआ है। उसकी रोई रोई से पुकार आई और उसने बेताबी से अपनी कांपती हुई बाहें खिड़की से बाहर फैला दे और झुककर गली में देखने लगी। इस वक्त नीचे छलांग लगा दूं तो? उसने अपने आप से पूछा। लेकिन मेरी बेकस माँ, मेरे मासूम भाइयों और मेरी 9 उम्र बहन को मेरी सजी हुई डोली की तरह मेरी मैयत भी तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। बिजली की चमक से लड़की की आंखें बंद हो गईं और वो बेचारगी से खिड़की की चौखट पर सर नहिवरा की रहेगी। उसके बालों को नमालूद हवा तहोबाला कर रही थी और मोटी मोटी बूंदियों की छींटें हवा के तेज झोंकों में उसके जलते हुए चेहरे पर पड़ रही थी। और उसका दिमाग एकदम माऊफ हो चुका था। तेज बौछार पर बिजली फिर चमकी और खिड़की के माथे पर झूमते हुए बूंदियों के सहरे के पार उसने अपने नामुराद आशिक के घर का दरवाज़ा खुलते देखा। और डेवढ़ी में बहुत से लोगों के हाथों पर सफ़ेद कपड़ों से ढकी हुई एक लाश। यकीनन वो लाश है।
उसने अपनी आंखें जोर से मीच लीं और फिर दीवानों की तरह दौड़कर अपने पलंग पर गठरी बन गई। आखिर वो मर गया, न मुझे न पाकर उसने ये दुनिया ही छोड़ दी। हाय, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया? लड़की पलंग पर लोट लोट कर रोने लगी। उसका दिमाग फटा जा रहा था, उसकी मुट्ठियां भींच गईं, जैसे उसने अपने महबूब का दामन पकड़ रखा हो। लड़की बहुत देर तक बेतहाशा रोती रही। हाय, तुम क्यों मर गए? तुम मुझसे क्यों छुट गए? मैं तुम्हें दूर से भी देखकर जी लेती। अब कैसे कटेगी ये उम्र? वो बार बार मौन ही मौन में दोहरा रही थी। वो कभी अपने बाल खसोटने लगती और कभी गिरेबान को झटके देती। उसका जी चाह रहा था कि अपने जिस्म के परछे उड़ाकर गली में उछाल दे, अपनी बोटियां कुत्तों कव्वों को खिला दे। लैंप की थरथराती रोशनी कम हो रही थी। लड़की की मां लैंप में तेल डालना भूल गई थी। लड़की रोते रोते मुजमहिल हो गई। उसके आंसू बहना बंद हो गए और हाथ पांव सुन से होकर पड़ गए। और अब उसके बोझल दिमाग में वो खुद उभरी एक खूबसूरत नौउम्र बेवा। उसके कपड़ों में सियाह रंग की बोहतात थी और बाल खुले हुए, एक हाथ सीने पर और दूसरा उड़ते हुए बालों पर। माँ ने सिलाई की मशीन से सर उठाकर डबरबाई आंखों से पूछा, मेरी बच्ची, मेरी लाडली, मैं और तेरे बहन भाई तेरे खतावार हैं, मगर ये तो बता, तुझे मार कर हम क्यों जिए? नहीं मेरी जान अम्मी, ये मेरा और उसका सौदा है। वो सच्चा था और मैं भी झूठी नहीं थी। वो मेरे बगैर नहीं रह सकता और मैं उसके साथ नहीं रह सकती थी। कुछ उसने मुझे दिया, अब मैं भी तो उसे कुछ दूं। मैं मज़ार ए महबूब पर सारी मुस्कुराहटें नोचकर चढ़ा दूंगी। अपनी खुशियाँ अपने आंसू सब उस पर से निछावर कर दूंगी। अब वही मेरा माजी है और वही मेरा मुस्तकबिल। उसकी छोटी बहन ने जिंदगी में गालिबन पहली मर्तबा फिक्रमंद होकर रोते हुए पूछा, आपा तुमको क्या हो गया है? और लड़की ने भी जरा होंठों के गोशों में मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम नहीं समझती, मैं कदीम दास्तान एश्ट की एक और हीरोइन हूँ। मैं शीरी भी हूँ और लैला भी। लड़की की सहेलियों ने हैरान होकर कहा, तुम तो जीते जी मर गईं। तुम्हारे बालों को कंघी नहीं छू सकती, तुम्हारे जिस्म को शोख रंग मस नहीं कर सकते, तुम्हारे होंठों को मुस्कुराहट से बैर है, तुम्हारी आंखें कभी खुश्क न देखें। कहानी में अब तक बने रहने से यह पता चलता है कि और आप बहुत ही मज़ेदार रोचक व्यक्ति हैं। कहानी सुनते रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। कहानी अपने दो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एवरीथिंग इज़ गुड बट इंडिया इज़ द बेस्ट। भारत माता की जय। मैं तो अपने महबूब की लौह एमज दिल ओ दिमाग के सफ़ात पर एक अंदोहनाक मरसिया लिखा जाता रहा और रात उतनी ही काली, उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही गाती और बरसती रही। और फिर जब बिजली एक बार फिर जोर से कड़की तो लड़की ने पलंग पर बैठकर बिलखना रोना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, मैंने उसे कैसे ठुकरा दिया? मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो मेरे नाना और मेरे बाप के गुनाहों का जिम्मेदार क्यों हो? मैं भी मर जाऊंगी, मैं दीवारों से अपना सर टकराऊंगी, मैं अपना गला घोंट लूंगी, मैं अपना गला घोंट लूंगी। वो नम हवा को अपने फेफड़ों में खींचने की कोशिश करने लगी। उसे अपना गला बंद होता मालूम हो रहा था। हाथ पाम सनसना रहे थे और फूले फूले सुर्ख पपोटे खुल भी ना सकते थे। उसके कानों में जैसे कहीं बहुत दूर से पानी बरसने की सुहानी आवाज़ आ रही थी। उसने तकरीबन बुझते हुए लैंप की मध्यम रोशनी में जरा सी आंखें खोलकर अपने दुपट्टे का एक हल्का बनाया और गर्दन में पहन लिया। दूसरे लम्हे वो बिस्तर पर गिर गई। लैंप बुझ गया। तेज हवा से दरवाजे और खिड़कियां बजती रहें और आंगन के पुख्ता फर्श पर बूंदियां बजती रहीं। उसने लंबा धुंधला पुरस्रार सफ़र तय करने के बाद अल्लाह मियाँ के हुजूर में अपनी बोझल आंखें उठाने की कोशिश की। वो अल्लाह मियाँ के सामने उसकी दुनिया के करोड़ों मजबूर इंसानों की दास्तान कहना चाहती थी। उसकी भीगी भीगी पलकें कपकपाकर उठीं और फिर गिर गईं। सामने नूर ही नूर था, खूब चिलचिलाता पसीना आवर नूर, बारिश, नमी और धुंध पर तंज करता हुआ मगरूर नूर। लड़की का जी जल गया कि वाह अल्लाह मियाँ, हम जिस मौसम में मरकर रह गए उससे तो तुझे मुस्तक नहीं। और उसने अपनी आंखें चिंधी करके इस नूर को बेजारी से देखा। सफ़ेद दीवार पर रोशनाई से नूर के बड़े से चौखटे में अनवर मियाँ बकलम खुद लिखा साफ नजर आया। इस तहरीर पर ही तो उसने जिंदगी में पहली बार अपने मंझले भाई अनवर के मुंह पर एक थप्पड़ मारा था कि तूने दीवार क्यों खराब की? बरसों से तो कमरों में
सफ़ेदी नहीं हुई उस पर से ये रोशनाई के धब्बे। लड़की ने अपनी जिंदगी पर थोड़ा मुतजिब होकर बेजारी से आंखें बंद कर लीं और इस पर बेवाऊं जैसा सोग दोबारा हमलावर हो गया। वो फौरन ही एक सिसकी के साथ रोना शुरू करने वाली थी कि खांसने खंखारने की गूंजती गरजती आवाज़ें सुनकर वो बेथाशा कूदकर खिड़की की तरफ दौड़ी। चमकीली धुली हुई धूप में पीतल की लुटिया सूरज की तरह चमक रही थी। उसका नामुराद आशिक कुल्लियां पर कुल्लियां करते हुए अपनी सूजी हुई लाल लाल आंखों पर पानी के छींटे मार रहा था। लड़की ने धड़ाके से खिड़की बंद कर दी और फिर बंद खिड़की से लगकर खड़ी की खड़ी रह गई। उसके होंठ कांपे, भींची हुई मुट्ठियां थरथराती उन्हें और आंखों को बेदर्दी से मिलने लगी और फिर वो होंठों के जाविये बनाकर बच्चों की तरह चिल्लाए, कमीना बेवफा मर जाए अल्लाह करे। और दफतन उसके पेट से कोई शय जैसे गले में आकर फंस गई और वो धड़ाम से जमीन पर कर गई। हिस्टीरिया का दौरा है। किसी अजनबी आवाज़ के ये अल्फाज सुनकर उसने एकदम आंखें खोल दी और फिर फूट फूट कर रोने लगी अपनी माँ और बहन भाइयों और डॉक्टर की मौजूदगी से बेपरवाह। नहीं नहीं नहीं, वो सिसकियों के दरमियान कहती रही और रोती रही।